नमस्ते बच्चों। हमारे 11th फिजिक्स में चैप्टर फर्स्ट है, उसको हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने साइंस को डिफाइन किया, विज्ञान की परिभाषा दी, बताया विज्ञान क्या है। फिर हमने भौतिक विज्ञान की परिभाषा बताई, द्रव्य और ऊर्जा के संबंध बताए और उसके बाद में हमने डिस्कस किया था कि कोई भी साइंटिस्ट जब प्राकृतिक घटना का अध्ययन करके किसी नियम या सिद्धांत का प्रतिपादन करता है तो वो किन किन स्टेप्स का पालन करता है या कौन कौन सी जो कार्य है उस वैज्ञानिक को करने पड़ते हैं, अर्थात वैज्ञानिक विधि के चरण बताए। अब हम थोड़ा सा और आपको क्यूरियसिटी बढ़ाते हैं फिजिक्स की। देखिए, फिजिक्स को पढ़ने के लिए या फिजिक्स का अध्ययन करने के लिए दो चीज़ों पर विशेष ध्यान रखा जाता है। साइंटिस्ट जब भी इसका अध्ययन करेंगे तो दो चीज़ों पर फिजिक्स में ज़रूर ध्यान रखा जाएगा और वो उसको बोलते हैं थ्रस्ट एरिया ऑफ फिजिक्स, या जिन पर विशेष जोर दिया जाता है वो क्या है। उसमें फर्स्ट है आपका एकीकरण या यूनिफिकेशन। अब आप सोचो सब एकीकरण क्या फिजिक्स से? एकीकरण का मतलब है कि ये फिजिक्स में ये किया जाता है कि यदि कोई सिद्धांत या नियम है तो हम वैज्ञानिक की कोशिश करता है कि एक ही सिद्धांत या नियम के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक घटनाओं की व्याख्या करे। आप समझिए, जैसे हम बात करते हैं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम की। अब यदि दो वस्तुएं हमारे पास m1 और m2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं हैं, एक ये और एक ये है, और इनके बीच की दूरी कितनी है r, तो इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, 9वीं क्लास में पढ़ा होता है G m1 m2/r²। तो हमने दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण का नियम ये हो गया। तो यदि पृथ्वी पर दो पिंड हैं उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल ये हो गया। यदि अब हमारा ये पेन है तो इस पर पृथ्वी कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी, तो पेन का द्रव्यमान m1 m2 आपका पृथ्वी का द्रव्यमान और r पृथ्वी के केंद्र से पेन की दूरी ये हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आपका इस गुरुत्वाकर्षण का नियम है केवल इस पेन के लिए लागू हो। आप देखिए, हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, तो इसको घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है वो गुरुत्वाकर्षण नियम के द्वारा प्राप्त हो रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण नियम आपका सौरमंडल का जो मॉडल है उसको भी, उसकी व्याख्या करने में भी काम आ रहा है कि विभिन्न आकाशीय पिंड अपने जो आपका तारा है उसके चारों तरफ जो परिक्रमा कर रहे हैं वो आपके गुरुत्वाकर्षण के नियम द्वारा ही समझा सकते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि गुरुत्वाकर्षण के नियम के द्वारा हम आकाशीय पिंडों की जो गति हैं उनको समझा सकते हैं, पृथ्वी पर दो पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को समझा सकते हैं, कोई वस्तु को पृथ्वी किस बल से अपनी ओर खींच रखी है उसकी व्याख्या कर सकते हैं। इसलिए आपकी अलग अलग घटनाओं के लिए अलग अलग नियम और सिद्धांत की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही नियम या सिद्धांत के द्वारा समझाएंगे। तो किसी भी साइंटिस्ट का प्रयास रहता है कि एक नियम या सिद्धांत से ज़्यादा भौतिक घटनाओं की व्याख्या करें। यदि ऐसा नहीं होता तो अपने बड़ी मुश्किल आ जाती। अर्थात पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति कर रही है, उसकी व्याख्या के लिए अलग नियम, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है उसके लिए अलग नियम, बृहस्पति परिक्रमा कर रहा है उसके लिए अलग नियम। तो बताओ कितना मुश्किल हो जाता पढ़ना। अभी आप परेशान हो रहे हो तो कितना जटिल होता। इसलिए जटिल थोड़ी है, साइंस को आसान बनाना है। अतः एक नियम या सिद्धांत को वैज्ञानिकों का प्रयास रहता है कि एक नियम या सिद्धांत से अधिक भौतिक घटनाओं की व्याख्या की जा सके। तो इसका तात्पर्य है एकीकरण का, अर्थात एक से ही सारी चीज़ों को समझा सके। तो ये कहलाता है आपका यूनिफिकेशन या एकीकरण। अब दूसरा है न्यूनीकरण या रिडक्शनिज्म। तो रिडक्शन क्या होता है कि हमारे पास यदि कोई घटना हो रही है तो उस पूरी घटना को एक घटना ने लेके उसकी छोटे छोटे हिस्से करो और फिर समझो। उदाहरण के लिए हमारे पास ये जो बंदूक है, इस बंदूक में से माना एक गोली निकलती है और ये आपका थैला लटक रहा है रेत से भरा हुआ, इसमें जाती है, इसमें एम्बेडेड हो जाती है, इसमें घुस जाती है। तो आपकी ये पूरी घटना, अब इसकी व्याख्या करनी है तो हम इस घटना को बांटेंगे कि यहाँ पहले बंदूक की गोली का क्या निकालेंगे, वेग, ये m है, इसकी वेलोसिटी माना स्मॉल v है, ठीक, बंदूक का द्रव्यमान माना कैपिटल M है और इसकी वेलोसिटी क्या है
-0 है, तो रेखीय संवेग संरक्षण से पहले इसका वेग निकालेंगे। तो पहले हम बंदूक और गोली की बात करेंगे, इस थैले को नहीं लेंगे। उसके बाद में ये आपकी बंदूक की गोली थैले में एम्बेडेड होगी, तो फिर हम इसको एक सिस्टम मानेंगे, इसकी गति का अध्ययन करेंगे। तो यदि आपके पास कोई घटना हो रही है तो उस घटनाओं के को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उनको अलग अलग डिस्कस करेंगे, इसको बोलते हैं न्यूनीकरण। तो और फिर उस पूरी घटना को समझाएंगे, तो ताकि वो आपकी जो समस्या है वो क्या हो जाए, आसान हो जाए। इसको क्या कहते हैं हम, न्यूनीकरण। तो इस न्यूनीकरण का तात्पर्य है कि इस न्यूनीकरण से तात्पर्य है कि किसी भी भौतिक घटना को संपूर्ण रूप में अध्ययन न करके इसके छोटे छोटे हिस्से करके उनका अध्ययन करके और फिर संपूर्ण घटना का अध्ययन किया जाता है। इससे आपका अध्ययन क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। इसलिए फिजिक्स के जो दो ये थ्रस्ट एरियाज हैं, एक यूनिफिकेशन और एक रिडक्शन, तो एकीकरण और न्यूनीकरण। तो फिजिक्स के अध्ययन में किन विशिष्ट दो बातों पर जोर दिया जाता है, एक तो एकीकरण पर और एक न्यूनीकरण पर। अब है बच्चों आपका नेक्स्ट, भौतिकी का प्रयोजन तथा उत्तेजना, पर्पज एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। कि आपको एक्साइटमेंट क्या होता है, जब भी कोई नई चीज़ होती है तो आप एक्साइटेड हो जाते हो, क्या है उसके अंदर, क्या चीज़ें होंगी। तो देखिए आप अब जो फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में एक फिजिक्स में हम पढ़ेंगे क्या क्या, ठीक। तो ये आपकी एक उत्तेजना है, ये आपका पर्पज है कि आपका उद्देश्य क्या है, फिजिक्स पढ़ना। तो आपका उद्देश्य होता है फिजिक्स क्यों पढ़ें, फिजिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, तो ये आपका पर्पज हो गया। और इसमें क्या पढ़ेंगे, तो एक आपकी क्यूरियसिटी पैदा होगी, जिज्ञासा होगी कि यार इस चीज़ के अंदर क्या होगा, उस सब्जेक्ट में क्या होगा। तो ये आपका है पर्पज एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। अब फिजिक्स की स्टडी को या इसके अध्ययन को मोटे तौर पर पहले दो भागों में बांटा था, अब एक नया कॉन्सेप्ट आया, एक तीसरा भाग और कर दिया। एक आपकी चिरसम्मत भौतिकी, क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा आपका क्वांटम भौतिकी या क्वांटम फिजिक्स, और तीसरा है मध्याकार भौतिकी या मीजोफिजिक्स। तो तीन है, क्लासिकल फिजिक्स, मेसोफिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स। मेसोफिजिक्स है ये आपका एक नया कॉन्सेप्ट है, आपकी बुक्स में भी इसके बारे में कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि ये तो बिल्कुल नया लेटेस्ट आपका कॉन्सेप्ट है। अब क्लासिकल फिजिक्स या चिरसम्मत भौतिकी क्या होती है, नाम से क्लासिकल या चिरसम्मत का मतलब होता है आपकी पुरानी फिजिक्स। तो देखो बच्चों, चिरसम्मत भौतिकी या क्लासिकल फिजिक्स क्या है, ये मोटे तौर पर 1900 ईस्वी के पहले की फिजिक्स। इसमें हम करते क्या है, स्थूल परिघटनाओं, अर्थात स्थूल मानी होता है बड़े मैक्रोस्कोपिक लेवल पर। जैसे ये पेन आपका मूव कर रहा है, अब देखिए ये पेन गति कर रहा है, ये तो ठीक है। तो पेन किससे मिलकर बना है, अणुओं और परमाणुओं से। उनमें क्या गति कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। तो ये गति से क्या इलेक्ट्रॉन की गति इफेक्ट हो रही है क्या, इलेक्ट्रॉन भी तो नाभिक के चारों ओर गति कर रहा है। तो हमारे हम गति देख रहे हैं किसकी, पेन की। तो ये पेन आपका मैक्रोस्कोपिक है, ये स्थूल है, बड़ा निकाय है। आप चल रहे हो, मैं चल रहा हूँ, तो मैं भी तो किस एटम से, मॉलिक्यूल से बना हूँ। वो एटम मॉलिक्यूल, उनमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे। तो हम इतने सूक्ष्म स्तर पर नहीं जा रहे, हम केवल स्थूल पर, पिंडों की बात कर रहे हैं। पृथ्वी है, आपका कोई बॉल है, व्यक्ति है, गाय है, भैंस है, कार है, ये पेन है, कोई पत्थर है, ये सब के सब क्या है, स्थूल निकाय। तो इनकी गति का अध्ययन करते हैं या इनके बारे में, पिंडों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं किसी भी लेवल पर, इनका टेम्परेचर हो, चाहे इनमें कोई आपका जैसे बल्ब चल रहा है। तो हम केवल एक बड़े स्तर पर, या स्थूल मन होता है बड़ा, मैक्रोस्कोपिक, तो स्थूल परिघटनाओं पर विचार किया जाएगा। इसमें किसमें, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर पढ़ेंगे, किसमें, चिरसम्मत भौतिकी में। जबकि क्वांटम भौतिकी है उसमें सूक्ष्म परिघटनाओं, जैसे आपके अणु हैं, परमाणु हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उस स्तर पर पढ़ेंगे। तो क्लासिकल फिजिक्स में स्थूल परिघटना, स्थूल मानी मैक्रोस्कोपिक, और ये माइक्रोस्कोपिक, स्थूल परिघटनाओं पर विचार किया जाएगा। इसमें कौन कौन सी फिजिक्स है, यांत्रिकी या मैकेनिक्स होती है। इसमें आपने पढ़ा अब तक न्यूटन की गति के नियम, गति के समीकरण, वो सारे सबके सब किसमें, यांत्रिकी में। वैद्युत गतिकी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स,
ठीक। आपके प्रकाशिकी, प्रकाश जो पड़ा है, परावर्तन, अपवर्तन, सारी जो चीजें हैं वो ऊष्मागतिकी, आपका ताप, ऊर्जा, ऊष्मा, सारे सब के सब किसमें आएंगे? चिर सम्मत भौतिकी में आएंगे। तो ये आपका क्लासिकल फिजिक्स या चिर सम्मत भौतिकी। और यदि आप अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु स्तर पर अध्ययन कर रहे हो तो उसे बोलते हैं क्वांटम भौतिकी। इसकी शाखाएं क्या है? जैसे परमाणु भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब के सब किसमें आएंगे? क्वांटम भौतिकी में। और इनके बीच का जो चिर सम्मत से तो छोटे हो, क्वांटम से बड़े हो, अर्थात जिसमें कुछ सौ परमाणु तक हो सिस्टम में, उसको बोलते हैं मध्याकार भौतिकी, मेजो फिजिक्स। तो आपका ये क्लासिकल फिजिक्स, मेसो फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स है। ध्यान रखना कि आपको कोई याद नहीं करना है, मैंने पहले भी कहा था, ये तो आपके एक जनरल कॉन्सेप्ट है। आपसे पूछे क्लासिकल फिजिक्स में किसका स्टडी करेंगे, आप करोगे स्थूल निकायों का, स्थूल परिघटनाओं का, या मैक्रोस्कोपिक सिस्टम का स्टडी की जाएगी, और इसमें माइक्रोस्कोपिक की जाएगी, और इसमें आपके मध्यम आकार का या मेजो फिजिक्स है, उसमें सिस्टम है, उसमें कुछ 100,000 परमाणु होंगे, तो उसमें आपकी मध्याकार भौतिकी या मेसो फिजिक्स में स्टडी की जाएगी। तो ये आपकी क्लासिकल फिजिक्स, मेसो फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स है। इसकी ब्रांच है मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, ऑप्टिक्स है, ऊष्मागतिकी है। ये आपके 11th में इन सब की स्टडी करेंगे हम, इसकी 11th में। ये आपके 12th में आएंगे बाद में। तो ये हम ये 1900 ईस्वी के बाद की है, और ये 1900 ईस्वी से पहले की है। ठीक। तो ये आपका क्या फिजिक्स का क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं इसको। अब देखिए बच्चों, अब थोड़ा आपका एक्साइटमेंट बढ़ाते हैं, आपको रुचिकर लगने लगे आप जो कि आपका भौतिकी का कार्य क्षेत्र क्या है। कि आप देखोगे यहाँ पर कि भौतिकी को हम कितने छोटे लेवल से और कितने बड़े लेवल तक पढ़ते हैं। नंबर देखो, भौतिकी में 3 मुख्य चीज़ों का अध्ययन करेंगे, मैकेनिक्स में होती जो, एक तो द्रव्यमान, लंबाई और समय, इनका मेजरमेंट करेंगे, मापन करेंगे। तो देखो द्रव्यमान, कितने छोटे वजन तक की बात करते हैं हम? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 10 की घात -30, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 9.8 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। तो इसको लगभग 10 माने तो 10 की घात -30 हो जाएगी। कितना? अर्थात 0.00000, कितने जीरो लगाएंगे? आपके 29 जीरो, फिर एक लगेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 आई नहीं रहे बोर्ड में देखो। तो इतना कम वजन है, ये हम मेजर कर सकते हैं, इतनी छोटी चीज को मेजर कर सकते हैं। और इस पूरे ब्रह्मांड का द्रव्यमान, आपको ऐसा लग रहा होगा गुरुजी गस्सा मार रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम पूरे ब्रह्मांड का वजन मेजर कर सकते हैं, अनुमानित है, एग्जैक्ट कुछ, और ये तराजू लेके नहीं चलेगा। आप हम देखेंगे, आप आगे पढ़ेंगे जब, हम सूर्य का वजन तोड़ सकते हैं, पृथ्वी का, चंद्रमा का, पूरे ब्रह्मांड का। तो पूरे ब्रह्मांड का वजन कितना है? 10 की घात 55 किलो, बस इतना सही है। 10 की घात 55 किलो दिखने में आपको बहुत कम लग रहा होगा, एक के आगे 55 जीरो लगा के जब किलोग्राम लिखोगे, जब पता चलेगा कितना होता है। तो ब्रह्मांड का वजन कितना है? 10 की घात 55 किलो। ठीक। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? 10 की घात -30 किलो। तो रोचकता हुई ना, ये हम कितने छोटे वजन से कितने बड़े वजन तक मेजर कर सकते हैं। देखो लंबाई की बात करो, नाभिक का आकार, नाभिक का आकार आपको फील कराऊं कि हमारा परमाणु आल पिन की अगली नोक का 1,00,000वां हिस्सा है, और उसका भी 1,00,000वां हिस्सा कर दें तो नाभिक है। तो इतनी छोटी साइज को माप सकते हैं हम, पढ़ेंगे भी मापन कैसे करेंगे। तो नाभिक के आकार से लेके इस पूरे ब्रह्मांड का विस्तार ये मेजर कर सकते हैं। और पूरे ब्रह्मांड का विस्तार कितने है? 10 की घात 26 मीटर, इतना विस्तार है ब्रह्मांड का। एक के आगे 26 जीरो लगा दो, कितने मीटर। इसी तरह से टाइम, टाइम कितना छोटा टाइम मेजर कर सकते हैं? 10 की घात -22 सेकंड। ये कितना होता है कि नाभिक की इतनी दूरी है, नाभिकीय दूरी को प्रकाश द्वारा पार करने में लगा समय है। और प्रकाश कितनी स्पीड से चलता है? 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है प्रकाश।
तो इतनी भयंकर स्पीड से इतनी छोटी सी दूरी को पार करने में जो समय लगेगा वो कितना होता है, 10 की घात -22 सेकंड से। सूर्य की उम्र कितनी है, 10 की घात 18 सेकंड। इसके बाद सूर्य का क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये आपका समय, लंबाई, द्रव्यमान इतने छोटे लेवल से इतने बड़े लेवल तक हम फिजिक्स में मेजर करेंगे। और ये कोई मजाक नहीं है, कोई झूठ नहीं है, ये हकीकत में मेजरमेंट को हम पढ़ेंगे। और जब आप पढ़ोगे, जब आपको लगेगा हाँ सर ये तो कर सकते हैं मेजर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अब यदि किसी आपसे कहे कि मंगल ग्रह पे जाके यान चला गया, चंद्रमा पे यान चला गया, उसको यहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो भी तो पॉसिबल है। तो ये सारी चीज़ें आपकी पॉसिबल है, इनको मेजर हम कर सकते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे भी। तो ये क्या आपका स्कोप ऑफ फिजिक्स। अब एक्साइटमेंट क्या है, आप देखिए कितना एक्साइटमेंट है कि फिजिक्स के नियमों सिद्धांतों के द्वारा हम नए नए डिवाइस को खोज करते हैं, नई चीज़ों को जानकारी प्राप्त करते हैं। आप याद करो, चंद्रमा पर चंद्रयान जब गया था तो पूरा देश सारी रात जग रहा था कि चंद्रयान और चंद्रमा पे कैसे उतरेगा, क्या होगा, और हम यहाँ से देख रहे थे। तो फिजिक्स का एक्साइटमेंट था नहीं। मंगल ग्रह पे जा रहे हैं कि चंद्रमा पे पानी खोज रहे हैं, अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री जा रहे हैं, ठीक। तो इस सब का सब क्या है, एक्साइटमेंट। तो ये सारी चीजें हम किसमें पढ़ेंगे, फिजिक्स में। तो ये आपकी फिजिक्स का क्या है, एक्साइटमेंट है, उसका स्कोप है, ठीक। तो आप इसके बारे में आगे हम प्रकृति के मूल बलों के बारे में पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।